तो पिछली क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी किसके बारे में बताइए? उत्तर प्रदेश के बारे में ना। भाग 1 हो गया। अब हम भाग 2 की बात करते हैं। क्या आप लोग पुराने जितने क्वेश्चन बताएंगे क्या सब लोगों ने लिख लिया है पूरा का पूरा? क्या थोड़ा बहुत रिवीजन करवा सकते हैं? और दूसरी बात, इस क्लास को भी पूरा अगर आप लोग लिख लोगे तो ये मान के चलिए कि इसमें से कम मैं 500 क्वेश्चन तो नहीं कह सकता, फिर भी 300-350 क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा। बस आपको पूरी की पूरी क्लास लेनी है और इसके नोट्स बना के चलना है, ठीक है? चलिए थोड़ा बहुत हम पुराने प्रश्न की बात करें तो आप लोग बताइए ये कौन सा जिला है? ये आपका क्या है सर? ये ललितपुर है। ललितपुर किस राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ है? ये एमपी से कितने तरफ से घिरा हुआ है? 3 तरफ से। ये कौन सा जिला है? ये है सर ये सोनभद्र है। सोनभद्र कितने राज्यों से अपनी सीमा बनाता है बताइए? 4। एक तो बनाता है सर एमपी से। किससे बनाता है? एमपी से। दूसरा बनाता है छत्तीसगढ़। तीसरे किससे बनाता है? झारखंड से। चौथा किससे बनाता है? किससे बनाता है? बिहार से। तो ललितपुर 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से? वही सोनभद्र कितने राज्यों से? 4। और ललितपुर एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ। कितने तरफ से? सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ये है बलिया। क्या है? बलिया सबसे पूर्वी है। वही अगर हम सबसे पश्चिमी की बात करें, सबसे पश्चिमी क्या है? शामली जिला है। क्या है? और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला क्या है? क्या है? उत्तर का क्या होता है? सहारा। तो सहारनपुर। ये सारी चीजें आपको पता है पहले से। आज हम जानेंगे इससे थोड़ा सा आगे। तो उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर हम जानेंगे तो ये जानेंगे उत्तर प्रदेश बना कैसे। इसके पहले हम जानेंगे भारत बना कैसे। उसके पहले हम जानेंगे सभी देश कैसे बने। उसके पहले जानेंगे कि ये विश्व कैसे बना। उसके पहले जानेंगे पूरी धरती कैसे बनी है ना। बिना जाने हम उत्तर प्रदेश से पहुंच नहीं सकते हैं। चलिए, तो यूपी का आपने लगभग ये चीजें कवर कर ली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा। देखो, जो इस समय ये धरती है क्या है? जो पृथ्वी है, क्या पृथ्वी पहले थी? पृथ्वी बताइए। धरती पहले नहीं थी। क्या पहले नहीं थी? अब यहां पर मैंने कुछ डायग्राम बनाए हैं, देखिए। तो इसकी बहुत लंबी स्टोरी है। पृथ्वी बनी कैसे वो हम आपको विश्व के भूगोल में बताएंगे। कहां बताएंगे? विश्व के भूगोल में। लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको यहाँ दे देते हैं। देखिए, अब जो इस समय पृथ्वी है, पहले क्या था कि समस्त पृथ्वी और पानी, समझिएगा, ये पूरा एक मान के चलिए कि हमारी अर्थ है। क्या है? पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है। और पृथ्वी के बाहर ये है आपको पानी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पानी। ये जो पानी वाला भाग है, वाटर वाला भाग है। अंदर ये जमीन का भाग है। किसका है? जमीन। जो अंदर वाला भाग था इसे कहा जाता था पेंजिया। क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था पेंजिया। क्या कहा जाता था? पेंजिया। उसके बाद जो बाहर जो पानी वाला भाग है, क्या है? जिसमें पानी भरा हो, इसे कहा जाता था पैंथालासा। क्या कहा जाता था? पैंथालासा। तो समस्त पृथ्वी और जल जो इस समय आपको पता है कि 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? आपको पता है इसमें 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। कितने महासागर है? 5। और भैया महाद्वीप कितने हैं? 7। जो 5 महासागर और 7 महाद्वीप में पहले ये एक थे। क्या थे? एक थे। मतलब कि ये जो पेंजिया था वो जमीन थी। क्या थी? ये जमीन का भाग था। इस समय जमीन कितने भागों में बट गया है? 7। कितने भागों में बट गया है? जो 7 भाग में बटा है बाबू, उस 7 को आपने कह दिया था महाद्वीप। क्या कह दिया है? महाद्वीप। तो ये जो जमीन है, जमीन की बात करें तो जमीन इस समय कितने भागों में बट गई है? 7। जिन्हें आप लोग क्या कहते हैं? जिन्हें हम सभी लोग कहते हैं महाद्वीप। अब ये जो पैंथालासा जो पानी था, ये जल था। क्या था? जल। जल इस समय जल कितने भागों में बट गया है? आपने कहा सर ये तो 7 है। और ये कितने भागों में बटा है? सर ये 5 भागों में। इन 5 भागों को क्या कहा जाता है? महासागर। क्या इतनी सी बात समझ में आई? तो आज 7 महाद्वीप और 5 महासागर है। पहले कभी दोनों एक एक अलग अलग थे ना। एक महासागर या एक सागर था, इतने महाद्वीप में एक द्वीप था। ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि इसकी बहुत लंबी स्टोरी, इसकी कहानी अभी बताएंगे तो भाई साहब हम आप पढ़ा नहीं पाएंगे। कहानी हम आपको बताएंगे भूगोल में, लेकिन थोड़ा समझ लीजिएगा। अब जैसे कि आप खेत में पानी लगाते हो, पानी कहीं से ज्यादा थोड़ी सी भी जगह मिल जाती है पानी जाने की मान लीजिए जैसे ये है। अब इसमें थोड़ी सी जगह अगर मिल जाए पानी की तो घार काट देगा। क्या काट देगा? जैसे पानी लगाओ खेत में और नाली बना दो। क्या बना दो? मेड़ बांध दो। क्या बांध दो? मेड़ से अगर कहीं से होल हो जाता है तो क्या होता है कि पानी धीरे धीरे निकलने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है? मेड़ कट जाती है। क्या हो जाती है? कट। वैसे ही जो ये जमीन वाला भाग था,
इसमें कहीं से थोड़ा सुराग हुआ, धीरे धीरे करते करते पानी जाने लगा। ये जो भूखंड था, जो जमीन थी, वो फट गई, दो भागों में बट गई। कितने भागों में बट गई? दो भागों में बट गई। अब दो भागों में बट गई तो कौन कौन से लैंड में बट गई बताइए? पहले पृथ्वी जमीन पूरी एक थी, कितनी थी? एक। उस एक जमीन का नाम क्या था? क्या नाम था? पंजिया। बाद में कितने भागों में बट गई? दो भागों में। जब ये दो भागों में बट गए तो ऊपर वाला जो नाम था, ऊपर वाला, इसे कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया? इसे कहा गया अंगारा लैंड। ठीक, क्या कहा गया? अंगारा लैंड। और नीचे वाले को कहा गया गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया? इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? समझिएगा कि पहले जो एक पृथ्वी थी, एक पैंजिया थी, पैंजिया कितने भागों में बट गया? दो। एक क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया? जमीन दो भागों में कट गई। अब जो इसके बीच, पहले बीच वाले पानी को कहा जाता था, सॉरी किनारे वाले पानी को कहा जाता था पैंथालासा। क्या कहा जाता था? अब जिस पानी ने जमीन को दो टुकड़े कर दिया, उस पानी का भी नाम रख दिया गया। इस पानी का नाम रखा गया टेथिस सागर। क्या रखा गया? टेथिस सागर कहा गया। समझ में आ गया? तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का जो वाटर बॉडी थी, जो पानी थी, उसे किस नाम से कहा जाने लगा? टेथिस सागर। पहले ये किस नाम से जाना जाता था? ये पहले जाना जाता था पैंथालासा के नाम से। किस नाम से? अब किस नाम से जाने लगा? टेथिस सागर। अब क्या हुआ? धीरे धीरे आपको पता है कि सर अभी हमें 7 महाद्वीप तक जाना है। कितने महाद्वीप तक? और कितने महासागर तक? 5 महासागर तक जाना है। क्या इतनी सी बात समझ में आई? इसको आप लोग बना लोगे ना, कॉपी में जरूर बनाइएगा इसके। अब हम थोड़ा सा इसके एक स्टेप आगे की बात करें हम। अब यही जो पूरी की पूरी वाटर बॉडी है, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूं, लेकिन इसको आप लोग बना लोगे ना, ये जान लीजिए आपके लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम एक स्टेप और लेके चलते हैं। ये तो हो गया पहला पार्ट है ना, ये हो गया आपका दूसरा फेज। अब हम तीसरा फेज, सी फेज यहां बना देते हैं। अब ये मान के चलिए कि समस्त गोला है, ठीक है। अब आपने कहा कि जो ऊपर जो दो हिस्सा था, क्या हिस्सा था? दो। आपने कहा सर एक ऊपर, एक जो ऊपरी हिस्सा था, ये ऊपर वाले को क्या कहा था आप लोगों ने? ऊपर वाले को क्या कहा था? सर ऊपर वाला पूरा था आपका अंगारा लैंड। क्या था? ये पूरा अंगारा लैंड था। और नीचे वाला का नाम क्या रखा था हम लोगों ने? इस पूरे नीचे वाले को हमने इसका नाम क्या रखा था? गोंडवाना लैंड। क्या हमको पता है? गोंडवाना लैंड। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? अब आपको, अब बीच में जो पानी भरा था, पानी तो चारों तरफ है। पानी तो क्या है? पानी तो सर चारों तरफ है। क्या है? अब जब ये पानी है चारों तरफ, हर तरफ पानी है, और बीच वाले पानी का भी नाम रखा था आप लोगों ने, हमने क्या रखा था? टेथिस सागर। अब क्या हुआ कि इसमें डिवाइडेशन हुआ, पानी निरंतर बहता गया बहता गया बहता गया, तो इसमें और दरारें पड़ गई। एक खंड ये टूट गया ऐसे, एक खंड ऐसे टूट गया ऐसे। एक खंड आपको मान चलिए कि हम इसको तोड़ देते हैं ऐसे। ऊपर वाला कितने खंडों में टूट गया? 3। कितने खंडों में भाई? 1 2 3। कितने में टूट गया? 3। नीचे वाला भी टूटा, नीचे वाला भी टूटा। एक तो टूट गया ऐसे, एक ऐसे टूट गया, ठीक है। और एक आपका टूट गया, एक ये वाला पार्ट टूट गया, ये टूट गया ऐसे, ठीक है। एक नीचे की तरफ टूट गया, ऐसे टूट गया, ठीक। और आपका एक ये पार्ट हो गया। यहाँ कितना हो गया? 4 भाग। कितना हो गया? 4 भाग। आप समझिएगा, ये जो आप पार्ट तोड़ रहे हो, ये याद रखिएगा कि अभी आपके लिए काम आएगा। तो आपको पता है कि बीच वाले को टेथिस सागर कहा गया। क्या कहा गया? पहले जो भारत था, भारत पहले यहां था। कहां था? यहां था। अब जैसे पानी में कोई चीज तैर रही हो, पूरी पृथ्वी, समस्त पृथ्वी पानी में आज भी तैर रही है। जैसे कि जलकुंभी का छत्ता ले लो, तालाब में देखो तैरता रहता है, क्या करता है? नदियों में बहता रहता है ना। वैसे समस्त पृथ्वी आज भी पानी में ही है, बट हमें महसूस नहीं हो रहा है। तो भारत यहां था। ऐसे भारत जब विश्व का मैप दिखाएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इंडिया पहले यहां था, पानी के बहाव से धीरे धीरे बहते 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 इंडिया जाके यहां चला गया। कहां चला गया? यहां। तो आज भारत का मैप, अगर आज हम भारत की बात करें तो भारत इस समय कौन से लैंड का हिस्सा है? इस समय क्या बताओगे? ऊपर चला गया। लेकिन कभी भी पेपर में आए जो हमारा भारत है किस लैंड का हिस्सा था, तो कहां टिक मारेंगे? कहां टिक मारेंगे? क्योंकि ये बहकर, बहते हुए पानी के जो है फोर्स से ये बहकर धीरे धीरे आगे चला गया है। कहां चला गया है? आगे। तो इसकी बहुत, जब आपको 3D में दिखाएंगे या हम इसके मैप में दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि जो हमारा भारत है, क्या है? जो हमारा भारत है वो किसका भाग था? अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड का? किसका था?
और आज इस समय किसका है? क्योंकि ये यहां से टूट गया, टूट कर जाके आगे जुड़ गया। समझ में आ गया? तो भाई साहब ये जो जमीन थी क्या थी? जो जमीन थी पेंजिया पहले एक था, फिर कितना हो गया? 2, आज कितना हो गया? 7। कितना हो गया है? अब 7 हो गया। तो देखो 7 में आपको पता है कि एक ऊपर ऐसे बनता है, ऐसे एक ऊपर है उत्तरी अमेरिका। क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्या है? उसके नीचे यहां पर एक ऐसे ऐसे। सर ये दक्षिणी अमेरिका। क्या नाम है सर? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। क्या ये दोनों समझ में आ गए? एक हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, कौन सा? एक हो गया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। 2 हो गया। आपको पता है कि यहां पर एक ऐसे ऐसे, यहां पर एक महाद्वीप है जिसे कहते हैं हम यूरोप। क्या कहते हैं? यूरोप महाद्वीप। क्या है? यूरोप से सटा हुआ एक महाद्वीप है ऐसे। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। कितने हो गए? 4। एक महाद्वीप ऐसे है, ऐसे यहीं से। क्या है? ऐसे। इसे कहते हैं अफ्रीका। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप। क्या कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप। कितने हो गए? 5 हो गए। आपको पता है कि सबसे पहले आपने कहा सर एक हो गया उत्तरी अमेरिका। क्या हो गया? एक हो गया सर उत्तरी अमेरिका, है ना? ये एक हो गया उत्तरी अमेरिका, है ना? उसके बाद कौन सा हो गया? दक्षिणी अमेरिका। 2 हो गए। तीसरा कौन? देखो एक हो गया उत्तरी अमेरिका, दूसरा कौन सा हो गया? तीसरा कौन सा हो गया? ये यूरोप। चलो चौथा कौन सा हो गया? 5वां कौन सा हो गया? 5 खंड हो गए। उसके बाद एक खंड यहां पर बना ऐसे, ये इसे कहा गया ऑस्ट्रेलिया। क्या कहा गया? इसे कहा गया ऑस्ट्रेलिया। क्या कहा गया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एक लैंड ऐसे टूटा ऐसे ऐसे, ये इसे कहा गया अंटार्कटिका। क्या कहा गया? अंटार्कटिका महाद्वीप। समझ में आ गया? तो ये जो लैंड था, ये जो जमीन थी वो कितने भागों में टूट गई बताइए? पहले कितने भागों में थी? एक। सबसे पहले कितने भागों में थी? आपने कहा सर सबसे पहले ये जो लैंड था पूरा, ये मान के चलिए सबसे पहले एक था। क्या था? एक था। उस एक का नाम क्या था सबसे पहले? आपने कहा कि पेंजिया। क्या था? पेंजिया। फिर कितने भागों में? 2, अंगारा और गोंडवाना। फिर ऊपर वाला 3 खंड में। कितने खंड में? और नीचे वाला 4 खंड में। कितने खंड में? एक तो टूटा ऐसे, आपको बताया कि एक टूटा उत्तरी अमेरिका। कौन सा? और उसके बाद एक यूरोप में। कौन सा? यूरोप। फिर अगला एशिया। क्या हो गया? एशिया। फिर यहाँ दक्षिणी अमेरिका है। क्या है? दक्षिणी अमेरिका। फिर क्या है? ये अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। फिर यहाँ पर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। फिर क्या है? ये क्या है? अंटार्कटिका। तो प्यारे बच्चों ये 7 महाद्वीप हो गए। कितने महाद्वीप हो गए? और आज भी इसके चारों तरफ क्या है? चारों तरफ क्या है? पानी है। क्या है? चारों तरफ क्या है? तो आपको ये 7 महाद्वीप हो गए। कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीप हो गए। 7 में 5 महासागर बने। कितने महासागर बने? 5 महासागर का नाम पता है? देखो ये जो जमीन थी नीचे वाले को कहा गया अंटार्कटिक महासागर। क्या कहा गया? अंटार्कटिक महासागर। फिर यहाँ जो भारत के पास उसे हिंद महासागर क्या कहा गया? और अगल बगल था वो प्रशांत महासागर था। क्या था? आपने कहा कि सर एक जो बना था वो हमारा अंटार्कटिक था। क्या था? देखो अंटार्कटिक महासागर और महाद्वीप दोनों एक, उसी का नाम महाद्वीप है, उसी का नाम महासागर भी। एक अंटार्कटिक महासागर बना, ठीक है? क्या बना? अंटार्कटिक महासागर। एक सबसे विश्व का सबसे बड़ा महासागर बना प्रशांत। क्या बना? प्रशांत महासागर बना, है ना? एक कौन सा बना? अंटार्कटिक। दूसरा कौन सा बना? प्रशांत। तीसरा बना हिंद महासागर। क्या बना? हिंद महासागर। चौथा बना सबसे ऊपर, क्या बना? सबसे ऊपर आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। क्या बना? एक बना एक बना अंटार्कटिका। क्या बना? अंटार्कटिका महासागर। क्या बना? अंटार्कटिका। तो कितने महासागर हो गए? 5। 5 महासागर हो गए। कितने महासागर हो गए? 5। और महाद्वीप कितने हो गए? 7। तो पहले जो आज जो लैंड है 7 भाग में पहले कितने था? एक। उसका नाम क्या था? पेंजिया। क्या था? पहले वो 2 खंडों में टूटा। एक तो सबसे ऊपर वाला, तो जैसे आग जलाओ तो अंगारा ऊपर बहता है, ऐसे याद कर लो। अगर अंगारा ऊपर ऊपर जाता है, ऊपर था अंगारा लैंड, नीचे क्या था? गोंडवाना। तो भारत कौन से लैंड का हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। इस समय कहाँ है वो? लेकिन कभी भी अंगारा लैंड में टिक मारेंगे हम नहीं, हमेशा आज चिपका हुआ है वहीं पर। तो कितने महासागर हैं? 7। कितने हैं? 7 महासागर। एक तो है एशिया। कौन सा है? एशिया। उसके बाद यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर समझ में आ गया? अंटार्कटिका। यानी कहने का मतलब है आज की डेट में समस्त पृथ्वी 7 महाद्वीपों में और 5 महासागर में बढ़ गया है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें इसी के आगे, तो यूपी की बात हम करेंगे तो यूपी भी ऐसे बना। अब यहां पर नदियां बनी। क्या बनी?
अब देखो इसकी बहुत लंबी कहानी है, फिर मैं कह रहा हूं कि ये कहानी हम आपको यहाँ नहीं बताएंगे, वो भूगोल में बताएंगे। जब आप भूगोल पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि भूगोल पढ़ रहे हैं, भूगोल को जी रहे हैं, कि हिमालय कैसे बन रहा है, हिमालय के 4 भाग कैसे हो गए, नदियां कहाँ से आई, कैसे बनी, नदियों में अभी इस समय पानी कहाँ से आ रहा है, तो सारी चीजें आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको ये चित्र बना लेना है, और जो चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे उसको पहले इसको लिख लेना है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो ध्यान से आगे। अब वही देखो, यहां पर मैं थोड़ा सा पॉइंट ले रहा हूं कि देखो अंगारा लैंड, किसकी बात करें हम? अंगारा लैंड की बात करें बाबू। देखो ये अंगारा लैंड क्या है? अंगारा लैंड को अगर हम देखना चाहें तो देखो, हमने कहा कि अंगारा लैंड पहले अंगारा लैंड नहीं था, पहले अंगारा लैंड नहीं था, या केवल एक भाग था, वो भी क्या नाम था उसका? क्या था? पेंजिया। अब देखो अंगारा लैंड हमने कहा कि 3 महाद्वीपों में है। कितने महाद्वीपों में है? देखो अब देखो, एक तो है कौन सा? उत्तरी अमेरिका। दूसरा कौन सा है सर? दूसरा है यूरोप। कौन सा है? तीसरा क्या है? क्या है? इतनी सी बात समझ में आ गई? तो सर जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड में इसमें कितने महाद्वीप है बताओ? याद रहेगा पेपर में, निम्नलिखित में से कौन सा अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं? 3 ऑप्शन है तो 3 तो बना देगा। क्या ये चीजें क्लियर है? ये चीजें क्लियर है? क्लियर है? कैसे पता कि सर अगर हम बात करें, यहाँ पर एक है महाद्वीप एशिया। कौन सा है? एशिया। तो उसके बाद इसी से सटा हुआ क्या है? यूरोप। फिर इसी के थोड़ा नीचे ये है उत्तरी अमेरिका। क्या है? ये तीनों किसके हैं? ये तीनों। और उसके बाद नीचे क्या? दक्षिण अमेरिका। क्या है? दक्षिण अमेरिका। फिर यहाँ पर जो यूरोप था आगे वहां हो गया। फिर यहाँ पर अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका। ये है ऑस्ट्रेलिया। और नीचे कौन सा? अंटार्कटिका। क्या है? तो अगर हम नीचे की बात करें, नीचे तो नीचे कितने महाद्वीप हैं? 4। कितने हैं? ऊपर कितने हैं? 3। ये कौन सा है सर? ये है एशिया। कौन सा है? एशिया। ये कौन सा है सर? ये है यूरोप। ये कौन सा है सर? ये उत्तरी अमेरिका। क्या है? उत्तरी अमेरिका। क्या है? उत्तरी अमेरिका। और ये ऊपर 3 हो गए। नीचे ये कौन सा है सर? ये दक्षिणी अमेरिका है। क्या है? दक्षिण अमेरिका। ये कौन सा है? ये अफ्रीका। क्या है? गांधी जी यहीं गए थे, आगे बताएंगे, बहुत लंबी कहानी इसकी भी है। ये सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ये कौन सा है? अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? यहाँ पर कोई भी, तो इन सभी 7 महाद्वीपों में जो देश के लोग 193 195 टोटल देश है, सभी इतनी जमीन पर रह रहे हैं। जब विश्व का भूगोल पढ़ोगे तो मैं कह रहा हूं आपको बहुत मजा आएगा। तो ये बताओ कि जो अंगारा ऊपर जाता है, याद रखिए, दिमाग में हमेशा सेट कर लो, क्या भारत अंगारा लैंड का हिस्सा की गोंडवाना लैंड का? गोंडवाना लैंड का था ना। आगे वो जल के दबाव से चाहे कोई चीज पानी रख दो, ऐसे पानी हाथों से करते रहो, कोई जलकुंभी हो या कोई वो छत्ता मधुमक्खी को बहते बहते नाव क्या होती है, जिसे नाव डालते हैं। बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है, दिवाली या दीपक को क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, रखते हैं गंगा जी में, उसके बाद पानी ऐसे देते हैं। क्या पानी दीपक के ऊपर डाल देते हैं, उसके पास पास ले जाते हैं, उसमें थोड़ा गति प्रदान करने के लिए, गति प्रदान करते हैं, धीरे धीरे दीपक क्या होता है, आगे बहता जाता है ना। वैसे ही पानी में वैसा हलचलें हो रही हैं। तो भारत कभी किसका हिस्सा हुआ करता था? किसका हिस्सा था? आज किसका हो गया है? क्या इतनी सी बात समझ में आई? तो महाद्वीप जब बनेगी 7 यहाँ बना लीजिए, ये तो यूपी स्पेशल है, लेकिन जब भूगोल पढ़ाएंगे तो वहां ये चीज एकदम पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगी। तो अंगारा लैंड में कितने महाद्वीप है बताइए आप लोग? 3। कौन कौन से? क्या याद रहेगा आपको? अब देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट एक चीज और यहाँ देखिए, मैं यहाँ लिख दिया है कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र, कौन सा? ये किसका हिस्सा था? तो पूरा भारत हिस्सा था, तो बुंदेलखंड तो रहेगा ही, जाहिर सी बात है। भारत का सभी पार्ट किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? अब वही गोंडवाना लैंड की बात करें, आपने कहा सर यहाँ पर 1 2 कितने हैं? 3। वहां पर बाबू कितने हैं? 4। सबसे पहला कौन सा है? पक्का? चौथा, फिर 5वां, 6वां, 7वां। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? तो जो अंगारा लैंड के कितने महाद्वीप है? 3। गोंडवाना लैंड के 4। कितने हैं? कौन सा पहला? फिर क्या ये 7 चीज समझ में आ गई? आज जमीन के कितने खंड है? पहले कितने थे? क्या नाम था? पेंजिया। फिर कितने हुए? 2। सबसे ऊपर वाले का, फिर दूसरे वाले का। भारत अंगारा लैंड का भाग था कि गोंडवाना लैंड का? आज की डेट में कहा जाके चिपक गया है? कहां पे? अंगारा लैंड में कितने महाद्वीप है? गोंडवाना लैंड में। भारत पहले किसका हिस्सा था? और भाई साहब बुंदेलखंड किसका हिस्सा था? जब भारत है तो वो भी रहेगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? सर नो दिक्कत।
अब देखो बाबू, एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। क्या ये चीज याद रहेंगी? जो पहले आज की डेट में जो जमीन है, क्या है, जो जमीन है वो कितने भागों में बट गई है बताइए? पहले कितनी थी? पहले एक थी। उस एक का नाम क्या था बताओगे? क्या नाम था? पेंजिया था। उसके बाद कितने भागों में टूटी वो? कितने भागों में? कौन कौन से भाग में? अंगारा और इन दोनों में से भारत किसका हिस्सा था? किसका था? गोंडवाना लैंड का था। कंफर्म? और जो अगर बात करें, ठीक है, अच्छा ये बताओ अंगारा लैंड में कितने महाद्वीप है? 3। और वही गोंडवाना लैंड में भारत किसका हिस्सा था? किसका था? गोंडवाना लैंड में कितने महाद्वीप है? इसमें कितने हैं? और अंगारा लैंड में दोनों लैंड पहले किस नाम से जाने जाते थे? किसके नाम से? जो आज 7 महासागर है, पहले किस नाम से जाना जाता था? पैंथालासा। क्या नाम था? पैंथालासा। कितने भागों में तल बट गया है? 5। अब देखो थोड़ा हम जान लेते इसके बारे में। देखो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जो गोंडवाना लैंड का महाद्वीप का हिस्सा था, आपको पता, केवल लिख लीजिए यूपी जो है, जब भारत गोंडवाना लैंड का है, प्राचीन जो हमारा उत्तर प्रदेश था किसका हिस्सा था वो? क्या ये पॉइंट लिख लोगे? अब देखो ये तो आपको पता कि पृथ्वी का प्राचीनतम महाद्वीप किस नाम से जाना जाता था? पैंजिया के नाम से जाना जाता था। ये 2 भागों में बटा था। कितने भागों में? ऑप्शन में आगे पृथ्वी का प्राचीन भाग कितने भागों में था? 2 में, 3 में, 4 में, 5 में? कहां टिक मारेंगे सर? 2 भागों में। एक का नाम क्या था? दूसरे का नाम क्या था? क्या नाम था? गोंडवाना लैंड। इतनी सी बात है। अब देखो आप सबको मैंने ये जो गोंडवाना लैंड है नीचे है, क्या है? अंगारा ऊपर है। उसमें कौन कौन से महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महासागर ना, ये सॉरी महाद्वीप, ये चारों महाद्वीप थे। और हमने कहा भारत भी इसका हिस्सा था। इसका हिस्सा था, लेकिन आज इसका हिस्सा अब किसका हो गया है? पेपर में 110% केवल यही क्वेश्चन पूछता है। हर व्यक्ति सोचता है कि जब ऊपर चला आया है तो भारत का अगर विश्व के मैप में लोकेशन देखोगे तो हमें सब ऊपर दिखाएगा। कहां दिखाएगा? तो पहले बहुत पुरानी किताबों, कुछ किताबों में छाप दिया गया, लेकिन वो गलत है। अब वही अंगारा लैंड है, आपको पता अंगारा लैंड में कितने महाद्वीप है? एक कौन सा है? दूसरा कौन सा? फिर कौन सा? भाई वहां पर मैंने समझा दिया, यहाँ पर मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं। तो जो समझाया है क्या ये तुम्हारे दिमाग में पहले से नहीं छपा है? जो मैं पूछ रहा था मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो पैंजिया महाद्वीप के चारों ओर फैले विशाल महासागर को क्या कहा जाता था? ये तो पहले यहाँ तो मैंने वन लाइनर में लिखा, वहां तो अपने दिमाग में रख लिया ना कि जो पैंजिया था, पैंजिया के चारों ओर फैला हुआ जल क्या कहा जाता था? अभी इतनी डिटेल्ड में है, वहां पर एक शॉर्ट में दिमाग में सेट कर लो। अब देखो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य जो छिछला सागर था उसे क्या कहा जाता था? उसे चाहे तो आप ऑनलाइन में लिखो, चाहे चित्र बना के याद कर लो, आपके लिए दोनों तरीका है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या आपका ये क्वेश्चन क्लियर था? ये वाला भी क्लियर? ये पूछे गए प्रश्न ये भी क्लियर है? ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब 33 सागर नदियों द्वारा, अब देखो जब हम यूपी की बात करेंगे, अब जब ये आपका मिडल वाला पार्ट था, ऊपर जो वाला भाग था, ठीक है, ये नीचे वाला जो भाग था, समझिएगा। अब ये दोनों जमीन थे, जमीन में टूट गए, आज भी पानी बीच में है। क्या बीच में क्या है? अब जब यहाँ मिट्टी है तो मिट्टी कट कट के, मिट्टी कट कट के, कट कट के, कट कट के दोनों तरफ से बीच में इकट्ठा होती गई। क्या होती गई? बीच में इकट्ठा होती गई। क्या होती गई? भाई मान लीजिए दोनों तरफ ऊंचे घर है, आपका घर ऊंचाई पे है, बारिश होगी तो बहके नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा? नीचे जब जाएगा, धीरे धीरे होते होते जब नीचे बहुत जाएगा तो नीचे बहुत मिट्टी जमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वही जो मिट्टी जमा हुई है, 33 सागर, आपको पता है बीच में कौन सा सागर था? 33 सागर में नदियों द्वारा जमा अवसादों के वलन से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। किससे हुई? सोचो इतना महान हिमालय, इतना बड़ा हिमालय बन गया है कौन से महासागर से? 33 सागर से। क्लियर है? इसकी हमने कहा जब विश्व का भूगोल पढ़ो कहोगे वाह सर क्या बात है। फिलहाल भी हम यूपी की बात कर रहे हैं। आप देखो यहां अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र बुंदेलखंड, ये पूछा गया प्रश्न इसलिए मैंने यहां नोट कर लिया है। जो बुंदेलखंड है वो किन चट्टानों से बना, ये पूछा जाता है। नीस और ग्रेफाइट चट्टानों से ही बुंदेलखंड का निर्माण हुआ है। क्या ये याद रहेगा? नीस और कौन सी चट्टाने? ग्रेनाइट चट्टाने, इनसे ही बुंदेलखंड क्षेत्र का निर्माण हुआ है। अपने यहाँ भी मिट्टी है। क्या है? हम उत्तर प्रदेश में है, हमारा उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र है। क्या है? उत्तर प्रदेश के आगे अगर आप भारत की बात करोगे, उत्तर प्रदेश के जैसे ऊपर जाओगे ऐसे ऐसे यूपी का मैं यहाँ बना दो, ये तो मैदानी है। ये तो भैया ऊपर क्या है? ये तो पहाड़ी क्षेत्र रहेगा। क्या आएगा? तो यूपी मैदानी क्षेत्र है। कैसा है?
तो पूरी की पूरी धरती मिट्टी कंकड़ पत्थर इन्हीं सबसे तो बना है। ये बना कैसे, इसकी बहुत लंबी स्टोरी आगे बताई जाएगी। आगे प्रायद्वीपीय नदियों का अवसाद लाकर 33 द्रोणी में निरंतर जमा करती है, यानी जो भी पानी आता है इसी द्रोणी में जमा हो रहा है। जो मिट्टी आती है कौन से द्रोणी में इकट्ठा हो रहा है, चाहे 33 द्रोणी को, चाहे 33 जो सागर पहले कहा जाता था। इसी अवसादी निक्षेपण के से विशाल उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। नदियों द्वारा लाए गए जो मिट्टी कंकड़ पत्थर है उन सभी से उत्तर प्रदेश के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो आप सभी बच्चे ये जो इसके 10 फैक्ट है इंपॉर्टेंट क्या है, ये सभी के सभी 10 के 10 फैक्ट को आप सभी लोग लिख लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफर्म। एक यहां से मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 2। सबसे पहले ये तो आपको पता कि अंगारा गोंडवाना लैंड क्या है, ये सारी जानकारी आप लोगों को पहले से है। ठीक है, समस्या ये नहीं है कि समस्या ये है। एक तो ये याद कर लीजिएगा कि इसमें से, हाँ, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बुंदेलखंड का निर्माण किन प्रकार की चट्टानों से हुआ है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। और बाकी ये सब तो आपको पहले से याद ही है। क्या है? याद है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो, वही अगर हम यूपी की बात करें, ये बहुत लंबी स्टोरी है। क्या इसकी स्टोरी बता दें? समय है आपके पास रुकने का? चलो देखो, अगर हम बात करें थोड़ा सा कि ऊपर से ये मान के चलिए कि ये पर्वत है। क्या है? पर्वत है। देखो, ये जो पर्वत है ऊपर आए फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए फिर नीचे। जो हिमालय है, हिमालय इस समय 4 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? आगे हम बताएंगे 4 भागों में कैसे बटा, लेकिन चलिए थोड़ा सा इसका फैक्ट ले लेते हैं। ये जो चीजें हैं भाई आपको हिमालय में दे दे रहे हैं। अब देखो, उत्तर प्रदेश की हम बात करने जा रहे हैं। देखो, उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, क्या है? सबसे ऊपर वाला ये भाग है, यूपी है ना। उत्तर प्रदेश के सबसे ऊपर वाले भाग को कहा जाता है भाबर। क्या कहा जाता है? भाबर एवं तराई क्षेत्र। भाबर एवं क्या कहते हैं इसे? ऊपर वाले भाग को कहा जाता है भाबर एवं तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सबसे उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? भाबर एवं क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और नीचे, अभी इसमें 2-3 फैक्ट और आगे हम बताएंगे। ये वाला आपको बताइए, ये वाला बीच वाला, इसे क्या कहते हैं? गंगा यमुना का विशाल मैदान। क्या कहते हैं? गंगा यमुना का विशाल मैदान। उत्तर प्रदेश का 2 भाग हो गया। एक पहला कौन सा है? भाबर एवं तराई क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? गंगा यमुना का विशाल मैदान। उसके बाद हम बात करें ये बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का क्षेत्र, क्या जिसे कहते हैं? दक्षिण का पठारी क्षेत्र। क्या कहते हैं? दक्षिण का पठारी क्षेत्र। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? आप देखो, ये जो मैं चित्र बनाने जा रहा हूँ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसको डिटेल में समझेंगे। देखो, हिमालय की 4 श्रेणियां। कितनी श्रेणी है? जब फिर अगर हम बात करें, देखो ऐसे, अगर यहाँ पर मैं ऐसे भारत का मैप बना रहा हूँ, ऐसे किया, ऐसे ऐसे है ना, पहले समझो, फिर मैं कह रहा हूँ इसको मैं भूगोल में समझाऊंगा। ये बन गया, देखो हिमालय एक तो ऐसे गया, ऐसे, ये पहली श्रेणी है, ट्रांस हिमालय। क्या है? फिर ये दूसरी श्रेणी है, महान हिमालय। फिर तीसरी है मध्य हिमालय। क्या है? ये चौथी है शिवालिक हिमालय या लघु हिमालय। ऐसे ये सभी हिमालय ऐसे क्या है, तो पानी इकट्ठा ऐसे होते 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 ऐसे ऐसे। आपने देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसे सुना, कभी पढ़ा है? अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह वो हिमालय के ही भाग पर है। किसके में है? हिमालय। यानी पूरा का पूरा, ये जब भूगोल पढ़ोगे तो आपको हम ये दिखाएंगे कि सर ये ऐसे भी हिमालय होता है क्या, ये सभी हिमालय का भाग है। क्या है? अब यहां से आपको पता है कि नदियां यहीं से निकलती हैं, गंगा हो चाहे यमुना हो, कुछ विश्व हमारे देश के बाहर से भी नदियां हैं। नदियां हिमालयी क्षेत्र से निकलती हुई आती है, हमारे यूपी में बहती है, बिहार में बहती है, यमुना हो गई, गंगा हो गई, गोदावरी हो गई, बहुत सारी नदियां ऐसी है। तो जब हम नदियों वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। अभी फिलहाल के लिए जान लीजिए कि हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? कितने भागों में? 4। अब हिमालय से ही नदियों का निर्माण होता है, हिमालय से ही मिट्टी बहकर आती है। क्या बहकर आती है? मिट्टी बहकर आएगी तो क्या बनेगा? मैदान बनेगा। क्या बनेगा? मैदान बनेगा, पठार बनेगा। क्या बनेगा? दलदली क्षेत्र बनेगा। हो सकता है कहीं कहीं पर बड़े बड़े पत्थर आके गिर गए हो। तो ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। आप थोड़ा सा समझ लो, उत्तर प्रदेश की जो भू आकृतिक संरचना है, क्या है?
इसके जो भू आकृतिक संरचना की बात करें तो ये चित्र आप लोग बना लीजिएगा, ये आपके लिए मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये इमेज आप चाहे बना लीजिएगा, बना ही लीजिएगा, जरूरी है। देखो हमने कहा सबसे निचली हिमालय की श्रेणी कौन सी है, हमने बताया एक ऊपर सबसे, एक फिर दो फिर तीन फिर चार, चौथी कौन सी थी, शिवालिक हिमालय। कौन सी, शिवालिक हिमालय की पहाड़ियां शिवानी। अब देखो जो ये हिमालय है, क्या है हिमालय, अगर हम बात करें यहां से, देखो नदियां यहां से निकलती है, नदियां यहां से ऐसे निकलती हैं, ध्यान से समझिएगा। जब नदियां ऊपरी भाग से निकलती है, अब क्या होता है, अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आती है। जब पत्थर कटेगा, पत्थर से पानी आएगा, तो धीरे धीरे नदियों के अंदर इतनी शक्ति होती, काट देती है पत्थरों को, काट कर बड़े बड़े भूखंड यहाँ पर गिरे हैं पास में और दूर दूर पड़े हैं। क्या है, ये बड़े बड़े पत्थर के खंड है। क्या है, बड़े बड़े पत्थर के खंड। याद रखिएगा, पहाड़ों से जब पानी आता है, ये कई लाखों सालों से ऐसा हो रहा है। तो जब पानी आता है तो पत्थरों के खंडों को काट दिया है। जो जमीन यानी पहाड़ों के, पर्वतों के, हिमालय के या शिवालिक के बड़े बड़े पत्थर वाले खंड हैं, इन सभी खंड वाले क्षेत्र को कहा जाता है भावर क्षेत्र। क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भावर क्षेत्र कहा जाता है, ये कंकड़ पत्थर से निर्मित होते हैं। किससे, जो बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर से निर्मित क्षेत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है भावर। क्या कहा जाता है, भावर एवं तराई क्षेत्र हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, भावर एवं तराई क्षेत्र। आगे हम बताएंगे क्या है। तो भावर क्षेत्र समझ में आ गया, जहां पर ऐसे बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। अगर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, इसके अंदर से पानी अगर बह रहा है, तो पानी बहता हुआ कहीं भी निकल जाएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा, बताओ भाई, बड़े बड़े पत्थर है, पानी बह जाएगा, बह जाएगा। अच्छा, अगर आप ऐसे हाथ ऐसे पानी रोकोगे तो पानी बहेगा, है ना। ऐसे कर लोगे ऐसे, तो हो सकता है यहां से तो नहीं चलेगी, थोड़ा बहुत उंगलियों से टपकता रहेगा। तो जो बड़े बड़े पत्थर है, यहां से पानी जाने की जो स्पेस वो बना हुआ है। अब नदियां ऐसे बह रही बह रही बह रही, नदी आगे गई, जब पानी ऐसे आगे गया तो आगे ये तो बड़े बड़े पत्थर है। क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर है। क्या है, छोटे छोटे महीन पत्थर जो बढ़ के रुक गए, जो नीचे से चुहिया नीचे से नहीं घुस जाती है, चूहा आपके बीच से टांग से यहाँ घुस जाती है, ऐसे मतलब इसके बीच से जो छोटे छोटे पत्थर जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी वाला जाएगा, दलदली मिट्टी जाएगी। तो यहाँ पर जो महीन कण है यहाँ पर आ गए हैं, आगे वाले भाग को। तो बबुआ इस वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, भावर क्षेत्र। उसके बाद जब पानी और बहता गया पानी बहता गया, तो यहाँ पर दलदली वाला क्षेत्र है। क्या है, दलदली क्षेत्र है। इस दलदली वाले क्षेत्र में हमने कहा नदियां पुनः यहाँ पर कट हो जाती, यहाँ से नदियां गायब हुई लगती है। लागत ऊपर है, ऊपर ऊपर पहाड़ है, नीचे नीचे पानी बह रहा है, तो नीचे पुनः यहाँ से प्रकट हो गई नदियां, नीचे नीचे बहती जा रही है। तो भैया नदियां पुनः प्रकट कहाँ होती, कौन से क्षेत्र में, तो पहले वाले क्षेत्र को जहां बड़े बड़े कंकड़ पत्थर थे, भावर क्षेत्र, और जहां पर पानी पुनः आ गया, और ये जहां पर पानी बहुत है, मिट्टी बहुत है, वहां दलदल होकर रख दो, पैर घुस जाओ अंदर, गायब हो गया। एक आध दो पिक्चर में से देखो आप लोगों ने। अब भैया दलदली क्षेत्र में जहां एकदम दलदल दलदल साल के 365 दिन मिट्टी एकदम गीली है, तो अंदर एकदम घुस जाइयो, ये दलदली क्षेत्र है। अब दलदली क्षेत्र के आगे जैसे नदी आप जाओ, गंगा किनारे देखो आप, पानी जब जाता है तो मिट्टी लेके जाता, कुछ दूर जाके फिर पानी लौट आता है। क्या ऐसे घुसत चला तो सबके घर में घुस जाए, एक लिमिट होती है। पानी गया तो पानी आप जब देखते हो, पानी जैसे पानी बहा, ऐसे पानी यहाँ ऐसे था, पहले यहाँ तक गया पानी, तो मिट्टी यहाँ गई, है ना। हो सकता है ऐसे करते 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 पानी की एक लिमिट होती है। जब यहाँ मिट्टी बहुत ऊंची हो जाए, क्या हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी, तो पानी नहीं जाएगा, पानी फिर अपना रास्ता ऐसे मोड़ के कहीं ना कहीं कोई घाट बना के पानी निकल जाएगा, ऐसा होता है। अब सबसे पहले जो निर्माण हुआ बाबू भावर क्षेत्र का हुआ। किसका हुआ, दूसरे नंबर पे किसका निर्माण हुआ, सर तराई क्षेत्र का हुआ। किसका हुआ, तराई क्षेत्र का। वही तीसरे नंबर की बात करें, किसका निर्माण होगा, किसका क्षेत्र होगा, सर मैदानी क्षेत्र। क्या होगा भाई, हमारा हम गंगा इसलिए कि हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। कहां रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जो मैदान भाग है कौन से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, गंगा नदी से। तो जो बड़े बड़े पत्थर थे, पूछा जाता है इसके भाग को क्या कहा जाता था बाबू, भावर क्षेत्र। जो छोटे छोटे भूखंडों से या दलदली भागों से बना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सर उसे कहते हैं तराई क्षेत्र। और जहां पर पानी एकदम महीन मिट्टी को ले जाकर रोक दिया है, मिट्टी जैसे नदी थी बह के गई, आगे गई और मिट्टी पानी फिर चला है, मिट्टी करते करते आगे वाली मिट्टी को ऐसे पुश किया, पुश करते करते जो आगे बहुत बड़ा मैदान बन गया है, बहुत बड़ा मैदान हो गया, जहां पर आज पानी नहीं जा पाता, वहां पर सभी खेती बाड़ी सब कुछ होता है। उस क्षेत्र को कहा जाता है मैदानी भाग। क्या कहा जाता है, और ये कैसा जलोढ़ है, क्या है, यहाँ पर जल की भाई पानी खेत सींच तो थोड़ा नमी हो गई, खेती बाड़ी होने लगी, तो जलोढ़ हो गया। क्या हो गया, जलोढ़। अब ये जो
जलोढ़ मिट्टी है, ये भी दो भागों में, कितने भागों में है? एक है खादर, क्या है, और दूसरी क्या है, बांगर। एक होती उपजाऊ, एक होती अनुपजाऊ, है ना। आगे हम जब उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में जानेंगे तो हम जानेंगे इसके बारे में। क्या आपको भाबर क्षेत्र समझ में आ गया? बोलो। तराई क्षेत्र समझ में आ गया? मैदानी क्षेत्र समझ में आ गया? भाई साहब खेती बाड़ी आपको पता है? खेती बाड़ी क्या तराई क्षेत्र में होगी? सर बिल्कुल नहीं। क्या होगी? जो भाबर क्षेत्र है वो पथरीला है। क्या है? भाबर क्षेत्र बाबू पत्थरों से बना है। किससे बना है? तराई क्षेत्र क्या है? दलदल में कुछ बोग ने खुदे कुछ तो वही होगा भैया। और सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? कौन सा क्षेत्र उपजाऊ है? कौन सा क्षेत्र दलदली है? कौन सा पत्थरों से निर्मित हुआ है? पक्का। उसके बाद हम आगे जानेंगे कि दक्षिण का पठार क्या, जो खादर और बांगर मिट्टी कैसे होती है हम जानेंगे। क्या आपको इतना पता चला कि नदियां कैसे आई, कहां से मिट्टी कैसे बनी, कौन सी उपजाऊ है, कौन सी अनुपजाऊ है, कहाँ कुछ होवे ना करे, कहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं, कहाँ छोटे छोटे पत्थर हैं, है ना, कहाँ पर पत्थर नहीं एकदम महीन मिट्टी है। क्या इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई? इस चित्र को आप लोग बना लोगे? ठीक है, ये चित्र आपके लिए देखिए, अगर आप इधर यूपी का थोड़ा, यूपी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ ले रहे हो तो ये मान के चलिए कि आगे एक जगह और आपको काम देगा। कहाँ काम देगा? सर हम पढ़ेंगे भूगोल। क्या पढ़ेंगे? भूगोल की भूगोल। हाँ, जब भूगोल पढ़ोगे, वो मतलब क्या होता है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गोल है। अच्छा, पृथ्वी गोल इसीलिए उसको भूगोल कहते हैं क्या? अच्छा है नहीं? अच्छा नहीं तो हम आपको दिखा देंगे। तुम्हारे जितने भी डाउट है ना, पृथ्वी गोल है कि नाशपाती जैसी है कि अनार जैसे, अंगूर जैसी है, हीरमंजी जैसी है, वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। भाई साहब भूगोल पढ़ोगे तो जिंदगी को जियोगे, कहोगे वाह सर ऐसा भी होता था क्या। अब देखो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखो उत्तर प्रदेश, बाबू ध्यान सुनिए, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। कितने भागों में? मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कितने भागों में? 1 2 3 4, कितने भागों में? 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। सबसे पहला कौन सा है? भाबरवा तराई क्षेत्र, भाबरवा। दूसरा कौन सा है? गंगा यमुना का मैदान, किसका है? तीसरा कौन सा है? दक्षिण का। उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? जब हमने कहा था मैप ऐसे बनवाया था, हमने ऊपर वाला ऐसे कह दिया था, उसके बाद इसे वाले कह दिया था ना, बीच वाला एक बार जो ऐसे लटका हुआ है ऐसे, मैंने इसको नीचे वाले लास्ट वाले कह दिया। क्या कह दिया था? 3। उत्तर प्रदेश को पहले ये कौन सा भाग है? पहला वाला भाग भाबरवा तराई क्षेत्र। दूसरा वाला कौन सा है? जो मैदान जहां पर सब कुछ होता है। तीसरा कौन सा भाग उत्तर प्रदेश का? अब पूरे भारत की बात तो यूपी को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? सबसे पहले कौन सा? भाबर व तराई क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर बड़े बड़े मिट्टी, छोटे छोटे मिट्टी है, दलदली स्थान है। बड़े बड़े मिट्टी के पत्थर और दलदल स्थान कहाँ पे? भाबरवा तराई क्षेत्र में। और भाई साहब पूरा मैदान कहाँ है? मध्य भाग में, गंगा का क्षेत्र। तीसरा कौन सा है? दक्षिण का क्या है बाबू? पठारी क्षेत्र। इतनी सी बात समझ में आ गई। उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन से भाग हैं? भाबर व तराई क्षेत्र, भाबर और तराई क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? गंगा यमुना का मैदान। तीसरा क्या है सर? तीसरा है दक्षिण का पठार। क्या ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा? अगला है 3 भौतिक भाग। आपको ये तो पता चल गया, ऊपर तो हमने कहा पहला उत्तर है कितने भागों में? 3। क्या वो तीनों भाग याद है? अब देखो जो भाबर क्षेत्र, याद रखिएगा, मैंने कहा भाबर जो क्षेत्र है शिवालिक पहाड़ियों से, कैसी पहाड़ियों से? सटे हुए कंकड़ पत्थरों व छोटे मोटे पत्थरों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? शिवालिक पहाड़ियों के पत्थरों से बना हुआ है। वही अगर हम भाबर प्रदेश में नदियां पत्थरों के नीचे प्रवाहित होने का कारण अदृश्य या विलुप्त हो जाती है, मैंने पहले बता दिया। ये नदियां कौन से क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है बाबू? भाबर क्षेत्र में। क्या हो जाती है? बाद में फिर पैदा हो जाती है। हमने कहा नीचे नीचे घुस जाती है। अगर हम तराई क्षेत्र की बात करें, किसकी बात करें? भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में दलदली मैदान, को इसको दलदली होता है, नमी युक्त होता है, अत्यधिक घनो वनों वाला होता है। वहां पर दलदली होता है, बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं, वहां पर कोई जा नहीं सकता। कि तुम हॉलीवुड मूवीज में दिखाएगा, अगर चले तो घुस जाओ और धीरे धीरे धंस जाओगे। बचाओ बचाओ, हाथ पैर में और घुसत चले जाइए। दलदली क्षेत्र में अगर तुम फंस जाओ तो क्या करोगे? निकलने का तरीका क्या तुम्हारे? जितना हाथ पैर मारोगे उतना धंसते, तो आराम से लेट जाओ, या तो जिंदा रहोगे या तो मरे तो वैसे है। अगर आप जब लेटोगे आपके शरीर का वैल्यूम आयतन बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? सीधा रहोगे तो वेट बढ़ेगा। क्या होगा? अब जैसे कोई चीज अगर आपको उठाना है, क्या उठाना है, तो अगर उसको बहुत फैला दो, क्या कर दो? फैला दो, तो उसको उठाना थोड़ा इजी हो जाता है। क्या हो जाता है? इकट्ठे भरे रहा तो बड़ा मुश्किल लागत है।
अगर हम आपको कह दें, देखो जो हमारी शरीर है, अगर मैं एकदम सीधा रहूंगा तो हमारा जो फोर्स है एक ही जगह पड़ेगा। क्या पड़ेगा? एक ही जगह। तो अगर मान लीजिए कोई ड्रिल से किसी इंसान को पेट में छेद करे तो निकल जाएगा इस पर, है ना, या हाथ में करे तो कम दर्द होगा। मिडल पार्ट से फाड़ते हुए चला जाए, एकदम नस एकदम शून्य हो जाए तुम्हारी, तुम मर जाओगे। तभी दलदली क्षेत्र में भविष्य में फंस जाना। सर ऐसे कैसे फंस जाएंगे? मान लो कहीं ड्यूटी लग गई, भागते रहे कोई खतरे तक फंस गए। अब फंस गए तो क्या करोगे? हाथ पैर मारोगे तो घुसते हुए चले जाओगे। इससे अच्छा वो धीरे धीरे दलदल क्या करती है, धीरे धीरे आपको नीचे ले जाती है। आराम से जब फंस जाओ तो इन्हें एकदम बैल छाप की तरह हाथ पैर मारा, खल खल फल फल मारा, एक दिन छल हो गया, पता लगा दफन हो गया। धीरे धीरे एकदम गुलगुलाहट पैसे निचवा तो तुम्हारा पता नहीं चलेगा। जब भी कभी दलदल में फंसी नहीं की, अपने धाने खेत में फंस का मामला नहीं करा, हमें सर जी कह रहे निकला जिन मामा से, अरे वो तो थोड़ी बहुत दलदल है ना। अब नहीं पता लगा धान की बेड़ उड़ लगा हुआ था और फंस गया, सर जी कह रहे मतलब ज्यादा है तो मेरे पे दबाया जा गया। भाई जो ट्रैक्टर जोतवाते तो दलदल होती, इतनी दलदल नहीं होती तुम एकदम डूब जाओ। है माँ जंगल वंगल की बात कर रहे हैं, नहीं खेत मालिक को जुताया तो फंस गया, दिन भर चिल्लाता रहा, पता लगा हाथ पैर मारा तो निकली आवा। ऐसा नहीं करना है, दलदली क्षेत्रों में जाना है तो। लेकिन जाइन का काहे भरे है, क्या कहना कि आ बैल मुझे मार मैं तो अब जाऊंगी चेक करूंगी मैं फंसती हूँ नहीं फंसती हूँ। ऐसा नहीं है, जाइए नहीं पीने की कोई पिक्चर देख लो मैं उड़ जाऊंगी, मेरे पास किसी काली मैया की आत्मा समा जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होना है। तो हम बात करते हैं, चलो तराई क्षेत्र की बात करें। किसकी बात करें? तराई क्षेत्र में देखो हमने कहा, आपने कहा कि तराई क्षेत्र में नदियां पुनः धरातल पर प्रकट हो जाती हैं। कहां पर? तराई क्षेत्र में। और तराई क्षेत्र किसके लिए फेमस है? धान और गन्ने के लिए। कौन सा क्षेत्र आता है? तराई क्षेत्र। किसके लिए? धान और गन्ने के लिए। देखो जो मैदानी भाग है, क्या है? मैदानी भाग जो निर्मित हुआ वो गंगा से बना है, यमुना से बना, उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई उपजाई जलोढ़ मिट्टी से। किससे? तो जो मैदान है वो गंगा यमुना और अन्य नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से। कैसी मिट्टी से? मिट्टी से मैदान का है। देखो मैदान को खादर क्या कहा जाता है? देखो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये भी है कि जो पुरानी मिट्टी थी, क्या थी? पुरानी मिट्टी को कहा जाता है बांगर। क्या कहा जाता है? और नवीन जलोढ़ को क्या कहा जाता है? अरे महाराज खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है? एक होती है बांगर। क्या होती है? दूसरी क्या होती है? ये 99.99% बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हो, गलत करके चले आते हैं। तो गुरु जी 0.1% वाले क्या करती? 0.1% वाले पता क्या करते हो? वो याद कर लेते हैं। जैसे नदी बहती गई, मान लीजिए नदी है ऐसे बह रही कहीं जा रही है, और उसके बाद थोड़ा बहुत पानी ऐसे ऐसे क्या होता है कि ये बहुत मिट्टी, पुरानी मिट्टी यहाँ गई, क्या गई यहाँ, ऐसे पानी जा रहा है, ऐसे बहते बहते पानी से बहते जा रहा है, तो मिट्टी ऐसे ऐसे जा रही है। तो यहाँ पर एकदम जब मिट्टी एकदम यहाँ हो गई, पुरानी मिट्टी हो गई। क्या हो गई? पुरानी। अब क्या हुआ? जलस्तर बह रहा है, वैसे भी पानी मान लीजिए बाढ़ आई तो पानी यहाँ तक चला गया, मिट्टी हो सकता है यहाँ तक पड़ गई। अब मिट्टी यहाँ तक ऊपर नहीं जा सकती, मिट्टी ऊपर तक, यहाँ वाली मिट्टी काफी मोटी हो गई। क्या हो गई है? ये पुरानी मिट्टी हो गई। और यहाँ बनने वाली क्या है? नई मिट्टी। क्या है? नई मिट्टी। ऊपर उधर वाली क्या है? पुरानी। और नीचे वाली क्या है? बोलो। तो देखो जो पुरानी मिट्टी उसे कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुरानी वाली को, जो अभी भी नदी के पास है, मिट्टी अब बाढ़ आई तो पानी और आ गया, ये गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। जो नई मिट्टी है उसे क्या कहते हैं? मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बादर। बांगर नहीं, बागर। क्या कहते हैं? और नई वाली जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? ऊपर वाला सबसे पहले भाबर व तराई क्षेत्र, बीच वाला गंगा का मैदान, तीसरा वाला या पठारी क्षेत्र। क्या होता है? आप पठार देखो, पठार का मतलब समझते हो कि एकदम समझ लो जैसे बर्गर। बर्गर जानते हो? बर्गर एकदम ऊपर क्या होता है? टाइट टाइट होता है, और नहीं ये भुसभुसा होता है। देखा आप लोगों ने? बर्गर कभी देखे हो? बर्गर खाओ तो ऊपर रेड रेड होता है, ऐसे डाल दो ऐसे रखा रहता बर्गर। अरे मान चलिए जैसे गोल गोल है, ऐसे बर्गर ऐसे होता है। ये क्या है? ये मान लीजिए बर्गर है। क्या है? अब बर्गर ऊपर समझिए एकदम कठोर होता है। क्या होता है? अगर तुमको नीचे कुछ घुसेटना है, सुई हुई उंगली उंगली नीचे घुसेगा, है ना। ऊपर तो कठोर होता है, उसी प्रकार होता है पठार। क्या होता है? पठारी क्षेत्र। ऊपर कहा भाबर और तराई क्षेत्र, फिर गंगा जी का मैदान, और तीसरा क्या है? पठार भी नियमित हो गया है ना। अब पठारी भाग को बुंदेलखंड व बघेलखंड का क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
तो बघेलखंड का क्षेत्र कहा जाता है। पठारी क्षेत्र की मुख्य नदियां जैसे चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है, ये पठारी क्षेत्र की कहाँ की है। जब नदियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम नदियों वाले चैप्टर में यूपी स्पेशल में देखेंगे। ये तो पठारी क्षेत्र की नदियां हो गई। मैदानी क्षेत्र की नदियों का नाम बताओ तो। गंगा और यमुना कहाँ की नदियां हैं, मैदानी। और चंबल बेतवा केन सोन नदी कहाँ की है, कहाँ की है। क्या पठारी समझ में आ गया। आगे जब हम इसके बारे में बताएंगे तो बर्गर खिलाएंगे, बर्गर नहीं खिलाएंगे, मतलब बताएंगे आपको, ठीक है। अब चलो, अब देखो जो आपने भाबर और तराई क्षेत्र पढ़ा उसके बारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं थोड़ा सा समझिए। अब देखो बाबू, ये भी आपके लिए जरूरी है, इसको आप लिख लीजिएगा वन लाइन फैक्ट में, जो मैंने वहां बताया है। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट मैंने क्वेश्चन ये रखे जो पुराने पेपरों में पूछे गए हैं। सबसे पहले देखो, शिवालिक की तलहटी में पश्चिम से पूर्व की फैली कंकरीली पथरीली मिट्टी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भाबर क्षेत्र। हमने कहा कि शिवालिक पहाड़ियों से, किससे है भाई, पूरब से पश्चिम की ओर। अगर हम बात करें यूपी का, ऐसे अगर आप मैप बनाओगे ऐसे, तो मैंने थोड़ा उल्टा पुल्टा ही कर दिया, ठीक है, उल्टा पुल्टा ही, लेकिन बना तो है। देखो यहाँ पर ऐसे और ऐसे, आपको पता है कि ये यूपी है, और आपको पता है कि यहाँ पर नेपाल है। क्या है, नेपाल। पीलीभीत से शुरू होता है, इसके पहले सहारनपुर है। क्या है भाई, सहारनपुर यूपी का ही तो हिस्सा है। और लास्ट में महाराजगंज, क्या है, महाराज को दिया था ना, महाराजगंज। ये चीजें तो आपको पता है, नहीं पता तो पिछले वीडियो जाके देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यूपी की अगर आप बात करें तो अब देखो, उसी का सारा यूज यहाँ होना है। देखो आपको ये भी पता है हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, 4, कितनी है। और हम कौन सी श्रेणी की बात कर रहे हैं, शिवालिक। किसकी बात कर रहे हैं हम, शिवालिक की बात करें। शिवालिक की तलहटी पश्चिम से पूरब की ओर, कहां से भाई, पश्चिम से पूरब की ओर जा रही। हिमालय ऊपर से तो बना हुआ है, पश्चिम से किधर, पश्चिम से पूरब की ओर फैली कंकरीली और पथरीली मिट्टी को क्या कहते हैं, ये चीज तो पता है। आगे उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र का विस्तार, हमने कहा सहारनपुर से लेकर कहां तक, याद रखिएगा, आगे अरुणाचल प्रदेश तक नहीं जाता है। यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में आपको देखो क्या लिखा है, सहारनपुर। क्या लिखा है, सहारनपुर से कहां तक, कुशीनगर। कहां देख के तो नीचे, यहाँ तक कहीं दिख रहा है आपको, कहां दिख रहा है, यहाँ पे एकदम लास्ट में, यहाँ पर देखो एक स्थान दिख रहा है। क्या लिखा है, पडरौना। ये पडरौना लिखा, क्या लिखा है, पडरौना। यानी कि नेपाल के बाद अगले आने वाले बिहार के आसपास से ना, बिहार से सीमा बनाता है। तो शुरू होता है सहारनपुर से। कहां शुरू होता है, आपने कहा सर यूपी का मैं पढ़ाओगे तो यहाँ पे सहारनपुर। क्या है, सहारनपुर से अगर होते 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 जाओगे तो यहाँ पर भी एक जो है जिला है। क्या है, क्या है लिखा वहां पे, क्या लिखा, कुशीनगर। क्या लिखा है, कुशीनगर। तो प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भाबर क्षेत्र में पूछा जाता है, कहां से कहां तक है, शुरू कहां से होता है और खत्म कहां होता है। कुशीनगर का एक स्थान है पडरौना। क्या है, पडरौना। अगर आपको वहां क्लियर ना हो तो यहाँ पर देखिए, इसलिए मैप यहाँ लगवाएगा आप लोगों के लिए कि कुशीनगर से लेके सहारनपुर से कुशीनगर तक जो फैला हुआ क्षेत्र है, इसे कहा जाता है भाबर क्षेत्र। क्या कहा जाता है, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई। इसका निर्माण हिमालय से हुआ, हिमालय के चौथे हिमालय से। कौन से, चौथा हिमालय कौन सा है, शिवालिक। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई कि आपके दिमाग में बैठ गया है, फिर से निकल जाएगा। अच्छा नहीं निकलेगा, अब जब नहीं पढ़ोगे तो भाई निकल जाएगा, दिक्कत हो। देखो, पर्वतीय ढालों से उफनाती नदियां, अच्छा जी, पर्वतीय ढालों से उफनाती नदियां उफना रही हैं भाबर क्षेत्र में आकर। कौन से क्षेत्र में आकर, कंकड़ों के नीचे लुप्त हो जाती है। क्या यह बात सही है, भाबर क्षेत्र में नदियां बाबू अब कहाँ लुप्त हो जाती है, पूछा गया है। नदियां कहाँ लुप्त होती है, भाबर क्षेत्र में। कहाँ लुप्त होती है, अच्छा जी, भाबर क्षेत्र की मृदा मुख्य प्रकृति क्या है, अत्यंत छिद्रयुक्त है। क्या है, एवं पारगम, जल पारगम है, मतलब कि छेद बहुत है, बड़े बड़े पत्थरों में पानी घुस जाते हैं। पारगम में मतलब जो निकल जाए। तो कौन सा क्षेत्र जल पारगम में है, कौन सा क्षेत्र है बाबू, भाबर क्षेत्र। क्या आपको याद रहेगा, ठीक है। भाबर पट्टी की चौड़ाई, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझिएगा। भाबर जो पट्टी की जो चौड़ाई, जो आपकी जो भाबर वाली बनते ऐसे चले आ रही है, ऐसे बनते चले आ रहे, ऐसे बन रही है ना, ऐसे यूपी वाला। भाबर पट्टी की चौड़ाई याद रखिएगा, ऐसे 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 ऐसे। भाबर पट्टी की चौड़ाई पश्चिम यानी कि सहारनपुर, आपको पता है, पश्चिम यानी कि सहारनपुर। यहाँ क्या है, सहारनपुर में सबसे ज्यादा लगभग कितने किलोमीटर चौड़ी है, सोचो। यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है वो 34 किलोमीटर। बबुआ कितनी है, कितनी है सर, ये पूरब है कि पश्चिम है सर, पूरब तो इधर क्या आता है, पश्चिम। पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई कम है कि ज्यादा है, पूछा गया क्वेश्चन है। पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है। क्या है, अब यहाँ सिकुड़ती चली जा रही है ना, तो कहाँ की चौड़ाई कम है, पूरब की ओर।
पूरब की ओर इसकी चौड़ाई और पश्चिम की ओर ज्यादा, मतलब कितने किलोमीटर है? 34 किलोमीटर। ये पूछा गया प्रश्न है, तभी मैंने यहाँ रखा है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? क्या तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा? अच्छा, भाबर क्षेत्र की चौड़ाई किस क्षेत्र में ज्यादा है? पूरब की पश्चिम? कम कहाँ है? सबसे ज्यादा चौड़ाई कौन से जिले में है? सहारनपुर। और पश्चिम से पूरब की ओर कौन कौन से राज्यों में है? मतलब कौन एंडिंग और स्टार्टिंग स्टेट डिस्ट्रिक्ट बताइए। शुरुआत कहां से होती है, खत्म कहां से होता है? कौन से स्थान पे? पढ़ रहा हूं ना, कौन सा है? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? अच्छा जी, देखो, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर भाबर मिट्टी की चौड़ाई क्रमशः कम होती जाती है। क्या होती है भाई? पहले इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा थी, अब धीरे धीरे क्या होती जा रही है? धीरे धीरे का ये कैसे समय आएगा, खत्म हो जाएगा। तो पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर इसकी चौड़ाई कम होती है। क्या होती है? और पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर क्या ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा? भाबर क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य वनस्पति एक तो झाड़ी है, गहरी जड़ों वाली, बड़े वृक्षों वाली बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं। क्या? बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं। आगे कृषि एवं, भाई साहब ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। कृषि एवं सामान्य फसलों के लिए भाबर क्षेत्र पूर्णतः अनुपयुक्त माना जाता है। मतलब यहाँ खेती बाड़ी नहीं होती है। कहाँ नहीं होती है? कौन से क्षेत्र में? अब भैया बड़े बड़े पत्थर है वहां का, वो का मने के लिए खड़ा कर दिया का, ऐसा तो कुछ नहीं। तो बड़े बड़े क्षेत्रों में भाई साहब अनुपयुक्त होती। क्या होती है? पेपर में आएगा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में कृषि नहीं की जा सकती? भाबर में कि तराई क्षेत्र में कि मैदानी क्षेत्रों में? सर वहां बड़े बड़े पेड़ अपने मन से जो उग जाते वही उठ जाते, नहीं नहीं तो नहीं। अब देखो भाबर क्षेत्र के बारे में जान लो बबुआ। देखो, यहाँ नदियों द्वारा लाए गए मोटे कंकड़ पत्थर, बोल्डर, अच्छा बोल्डर होता है, बोल्डर मतलब बड़ा बड़ा पत्थर। तो भाबर का निर्माण कैसे हुआ है? नदियों द्वारा लाए गए बड़े बड़े भूखंड और पत्थरों से। क्या ये चीज भी आपको बताते पहले? आगे भाबर क्षेत्र ये ठीक दक्षिण में, आपको भी पता है ना, समानांतर पट्टी क्या कहलाता है? भाई बड़े बड़े बोल्डर हो गए, ये हो गए भाबर, क्या हो गए? उसके बाद फिर ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे पत्थर, तराई क्षेत्र क्या हो जाएगा? उसके बाद मैदानी क्षेत्र होगा, क्या होगा? उसके बाद पठारी क्षेत्र होगा, क्या होगा? पहले तो हो गया भाबर, क्या हो गया? फिर हो गया तराई, क्या हो गया? पहले हो गया भाबर, क्या हो गया? भाबर, फिर क्या हो गया? तराई, फिर क्या हो गया? मैदानी, क्या हो गया? फिर हो गया पठारी, क्या हो गया? पठारी, सॉरी पठीरी लिख दिया क्या हम? यहाँ पर क्या होगा सर? यहाँ होगा पठारी, क्या होगा? पठारी। और मैदानी क्षेत्र भी दो भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? दो। एक है बांगर, क्या है? बांगर। एक है खादर, क्या है? इसमें पुरानी मिट्टियों को क्या कहते हैं? नई मिट्टी को क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा से ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग ये जो फैक्ट मैंने बताया पूरा किसके बारे में? भाबर के बारे में। किसके बारे में? तो ये क्या सारा का सारा लिख लोगे? अगर आप लिख लोगे तो यकीन मानिए जिंदगी में दूसरे व्यक्ति का वीडियो, दूसरी कॉपी किताब आपको खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। अब आगे हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखो, हम भाबर एवं तराई क्षेत्र के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अभी भाबर के ही बारे में बात करें, ध्यान सुनिएगा। देखो, भाबर क्षेत्र दक्षिण में स्थित दलदली, ये तो पता है कि तराई क्षेत्र कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? भाबर का ही भाई है तराई। आगे तो मैदानी रह गया, दोनों सटे हुए हैं ना, भाबर एवं तराई कहते हैं। पहले भाबर हो गया बोल्डर, उसके बाद दलदली भूमि को क्या कह दिया आप लोगों ने? क्या कह दिया? तराई। तराई क्षेत्र का निर्माण मुख्य रूप से हुआ है महीन कणों से। किससे? या जिसे काप मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? काप मृदा या बालू के निक्षेप से, यानी कि महीन कणों से हुआ है, काप मृदा से हुआ, बालू से हुआ है। किससे हुआ है? बालू से। किस क्षेत्र का निर्माण? तराई। और वही भाबर क्षेत्र का निर्माण बड़े बड़े बोल्डर से, पत्थरों से हुआ है। भाबर में लुप्त हुई नदियां पुनः प्रकट होती है। कहां प्रकट होती है? क्या ये याद रहेगा? कंफर्म है? तराई क्षेत्र की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण है। क्या है? उष्ण है, आर्द्र है एवं स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है। क्या है? वहां की जलवायु तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। क्या है? भाई सब मरमरा जी, पता नहीं कौन कौन बीमारी हो जाए तो कहाँ चला जावे। तो एक तो वैसे दलदली पता नहीं का गंधाता है, वह क्या महक रहा है? महक नहीं रहा, वो ऐसी महक है कि तुम्हारे अंदर लीवर को ध्वस्त कर देगा, फेफड़ा फट जाएगा, ब्लास्ट, पता नहीं चलेगा, अंदर खत्म। इसलिए आपके स्वास्थ्य के लिए क्या है बाबू? वो इन्हें आप जाप तो आज हम जो है हवाओं की मैं सुगंध लूंगा, महकी तो अच्छी, पहली बार ऐसी महक मिली जो कबूल है ना हो गया, और कहा बेहोश हो जाए तुरंत दिक्कत हो जाएगी। तराई क्षेत्र के प्रमुख व्यावसायिक फसलें, तो तराई क्षेत्रों में धान होता है। क्या होता है? धान होता है, गन्ना होता है, जूट होता है। आपको होता है धान, गन्ना और जूट के लिए पानी बहुत चाहिए। क्या चाहिए? इसलिए तराई क्षेत्र में लोग धान वान बो देते हैं, इसे पड़क देते हैं, तो नहीं। जय श्री राम जी की। तराई क्षेत्र की चौड़ाई का विस्तार आपको पता, पूर्वी भाग गोरखपुर और देवरिया में कहा है?
तराई क्षेत्र में, मैं तराई क्षेत्र की बात करूं वो तो पूरा हो गया, क्या हो गया पूरा। तराई क्षेत्र की बात करें, तराई क्षेत्र में चौड़ाई का विस्तार पूर्वी भाग गोरखपुर से कहां तक है, देवरिया में। तराई क्षेत्र में पाए जाने वाले जो घने वन है सदाबहार वन होते हैं, कैसे होते हैं, और पर्णपाती वन होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। आगे तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से फैलने वाला जो रोग है क्या है, क्या है, जापानी, क्या है, जापानी एंसेफ्लाइटिस एवं मलेरिया। वाह क्या नाम है, काश ये हो जाए तो मजा आ जाए, ऐसा नहीं है। ये जो तराई क्षेत्र में जो बुखार होता है विशेष प्रकार के मच्छरों से काटने से होता है। मलेरिया गंदगी से भी होता है ना, तो वहां पर मच्छर पनपते हैं। अगर आपको चाह रहे हो कि आपको ये बीमारी हो जाए, नई बीमारी जाके चेक कर ले, तो वहां चले जाओ और लाके यहाँ सबको फैला देना, ऐसी जरूरत नहीं, जाने की आवश्यकता नहीं है। भैया हो तराई क्षेत्र में स्थित प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, बहुत 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 बार पूछा गया है। तराई क्षेत्रों में ये हर साल लगभग यूपी के किसी भी पेपर में टपक ही जाता है किसी न किसी स्टेट में ना। तो लखीमपुर खीरी क्या है, ये सबसे बड़ा जिला भी है, क्या है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। और यहाँ पर भैया खीर से दूध बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, अरे नहीं दूध से खीर बनाई जाती है ना, दूध से क्या बनाई जाती है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाबू पहली बात तो उत्तर प्रदेश में कहा है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, ये पहले से पता है, बहुत बढ़िया। भूमि सुधार हेतु पश्चात तराई क्षेत्र की जो परिवर्तित हुआ है इसे उन्नतशील कृषि के लिए अभी तराई क्षेत्र में थोड़ा बहुत सुधार किया जा रहा है कि और खेती हो सके, यानी कि गन्ना धान के अलावा कुछ बोए जाए, इसलिए उसके खातिर सुधार करा जाता है। इतना होगा बबुआ। आगे देखो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं दूसरा, पहला तो हो गया भाबर और तराई क्षेत्र, हम दूसरे की बात कर रहे हैं। पहला कौन सा आपने पढ़ा, भाबर एवं सर एवं तराई क्षेत्र जान गए। दूसरा क्या नंबर पे कहा है बबुआ, सर गंगा एवं यमुना का, आपको पता है ये कैसे बना है, ठीक है। अब देखो तराई क्षेत्र के दक्षिण में है ना, पठारी भाग के उत्तर में, ठीक है, ये तो गंगा का विशाल मैदान है, इतना जान लो कि तराई क्षेत्र के दक्षिण में भाई, जैसे ये था भाबर, इसके दक्षिण में तराई, इसके दक्षिण में फलाने, इसके दक्षिण में धमाके, सब दक्षिण में तो ये सब नीचे ऐसे ठेलक चला जा भाई, तू लाग आगे भाई, और खसक और खसक और खसक, पीछे भैया कितना भी पीछे खस की, आगे की धक्का मारी पीछे तो जाता, दक्षिण में जाता, वही तो यहाँ थे बटे तराई क्षेत्र की किधर, दक्षिण में क्या गंगा यमुना का मैदान है। मैदानी भाग के भूगर्भिक निर्माण है, देखो ये है प्लीस्टोस्टीन काल में हुआ, ये पूछा जाता है कि मैदान जो मैदानी भाग का निर्माण कौन से काल में हुआ है, प्लीस्टोस्टीन काल। आगे हम बताएंगे ये क्या है, प्लीस्टोस्टीन की कौन कौन से काल में बांटा गया, ये भी आपके ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये ज्योग्राफी में बताया गया कि कितने काल खंडों के आधार पर बांटा गया है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग का सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। गंगा यमुना के मैदान को विभाजित किया जाता है, देखो 3 उपभागों में, कितने भागों में, एक ऊपरी एक है मध्य एक है पूर्वी भाग। प्रतिवर्ष बाढ़ के पानी से निर्मित नवीन जलोढ़ को, मैंने कहा अभी कुछ देर पहले कहा था, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नवीन जो नई मिट्टी, देखो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक होती है बांगर, एक होती है खादर। जो नई जलोढ़ मिट्टी उसे क्या कहते हैं, और जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, मैंने बताया था बना के कि वहां पहुंच ही नहीं पाता, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बांगर खेत, कहीं बंजर हो गए जमीन, कहा हो गए। तो बांगर और खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर, नई वाली को जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 2 आगे बताएंगे। तो मैदानी भाग की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 80 से 300 मीटर के मध्य है, कितनी है, 80 से 300 मीटर के। तो खादर मिट्टी मुख्य रूप से उपजाऊ होती है, जैसे कि अत्यधिक उर्वर होती, क्या होती है, अत्यधिक उर्वर होती है, हल्की भूरी होती है, छिद्रयुक्त होती है, छिद्र होगा मिट्टी में तो पानी जाएगा, नमी जाएगी और उसमें फसल हो पाएगी। बांगर क्षेत्र में क्षारीय एवं लवणता के कारण निक्षेप कहलाता है, या रे है या फिर इसे कल्लड़ मिट्टी कहा जाता है, कल्लड़ मिट्टी। आपने गांव में कही रेहू, क्या कहते हैं, तो क्या रेहू में कुछ होता है, सर नहीं होता, हम तो हुआ कपड़ा चाहे धोत नहीं ना हुआ जाके चले गए, कपड़ा मूंद दे, वही के बाद वो कर रगड़ दे धोने, तो रेहू मिट्टी होती है। तो सबसे ज्यादा आपके पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है, बांगर की खादर, बोलो बताइए कौन सी, हाँ जो उन्हें खाए सका, इसे याद कर लिया, जो उनका खाए पिए दिए वही उपजाई है। तो उपजाऊ कौन सी है, कौन सी है, खादर से खाए वाली सामान भी लेते हैं, कहीं भैया बंजर होगी, क्या हो जाए, बंजर से क्या याद कर लेंगे, बांगर, अरे बांगर नहीं बाबू, बांगर क्या कहेंगे,
और इसे रे या फिर कहा जाता है कल्लड़ मिट्टी। क्या कहा जाता है? तो कौन सी मिट्टी उपजाऊ है ये बताइए? खादर, याद रहेगा, खा से खा जो हमको खाने पीने को दे। और कौन सी अनुपजाऊ है उसे क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी को रे या फिर कल्लड़ नाम से जाना जाता है। अब देखो बांगर क्षेत्र में बालू के टीलों को स्थान, देखो ये पूछा गया प्रश्न है बबुआ, जो बालू के टीले होते हैं क्या होते हैं? बालू के टीले को कहा जाता है भूड़। क्या कहा जाता है? भूड़। क्या कहा जाता है? ये पूछा गया है। जो जैसे राजस्थान जाओ आज जो एकदम टीला का टीला बन जाता है ना, ऐसे बहुत बड़ा बड़ा, उसे कहा जाता है भूड़। क्या कहा जाता है? भूड़। और जिस और कौन सी मिट्टी है? तो मिट्टी आपने कहा सर जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? एक होती है बांगर। क्या होती है? बांगर। एक होती है खादर। इनमें से कौन सी पुरानी होती है? पुरानी जो नदी ऐसे बह रही है, ऐसे 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 जो एकदम पुरान हो गई, उसे क्या कहती है? इसे कहती है बांगर। क्या कहती है? जो फिर जल स्तर बढ़ा, मान लीजिए मिट्टी यहाँ तक गई, इसके आगे ऊंचा हो गया, जा ही नहीं पाएगी, इसे कहते हैं खादर। इसे क्या कहते हैं? खादर। कौन सी उपजाऊ होती है? कौन सी उपजाऊ? पुरानी मिट्टी को, जो दूर चली गई पुरानी है, अब पानी वहां तक मिट्टी ले ही नहीं जाता है, किसी नई वाले को कहेंगे खादर। क्या ये चीज समझ में आ गई है? किसी को कोई दिक्कत? आगे देखो बाबू, देखो अभी इसकी एक फैक्ट और है, देखो गंगा यमुना के बारे में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ एवं सघन आबादी वाला भाग गंगा यमुना का मैदान है। यहाँ पर बहुत ज्यादा उपजाऊ चीजें होती है। मैदानी क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें जैसे अपने यहाँ गेहूं हो गया, धान हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया, सरसों, ये मैदानी क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं। अगर वही बात करें गंगा यमुना के मध्य उपजाऊ भूभाग को गंगा यमुना का दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा यमुना का दोआब कहा जाता है। मैदानी भाग से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने पठारी क्षेत्र की बताई थी, मैदानी वाली समझ लो। मैदानों में इससे गंगा नदी, कौन सी? यमुना नदी। और कौन सी? रामगंगा। कौन सी? गोमती। कौन सी? लखनऊ किस नदी किनारे बसा हुआ है? कौन सी? वाराणसी किस नदी किनारे? बनारस किस नदी किनारे? काशी किस नदी किनारे? अरे तीनों एक ही है भाई। अच्छा जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हमने कहा कौन सी नदी किनारे है? आपने पहले ही याद कर लिया, हमने कहा कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो रिपीट मिलेंगे, जो पहले से पढ़ लियो। मैदानी भाग में बहने वाली नदियों का जल प्रगति सदावाहिनी होता है। क्या होता है? तो मैदानों में 30 साल के 365 दिन उसमें पानी रहता है, जैसे गंगा जी में देख लो कभी सूखती नहीं है ना। पश्चिम उत्तर प्रदेश का मैदानी प्रसिद्ध भाग हरित क्रांति है। हरित क्रांति है। क्या है? जो पश्चिम भाग में हरित क्रांति की फसलें बहुत ज्यादा होती है वहां पे। मैदानी भागों की सिंचाई का प्रमुख साधन नहरें। क्या नहरें? और जो मैदानी भागों में है लोग नहर काट देते हैं, पानी चलाते हैं, अपने यहाँ तो टिप्पू लुप्पुल है। कल हम लोग एक जगह गए थे ऐसे काम से, देख रहे हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो जलवाया। क्या जलवाया है? अरे टुल्लू उल्लू गांव है ना, तो अभिषेक सर ने कहा कि ऐसा इसका एक वीडियो बना के डाल दीजिए कि देखिए जिस पानी का उपयोग हमारी सरकार ने कहा है पीने के लिए, लोग उससे खेत की सिंचाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको चला दिया गया, दिन भर वो टुल्लू चल रहा है, खेत में पानी जा रहा है। मैंने कहा वाह क्या टेक्निक है लोगों के यहाँ। मैंने यहाँ पिए खाती तरसत भाई, वो हमारे खेत सिंचता है। गजब की दुनिया है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? मैदानी भाग में स्थित है। उत्तर प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में मैदानी भाग लगभग कितने परसेंट है? 45 से 50% क्या है? मैदानी भाग है। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम दक्षिण का पठार बात करते हैं। कितने भाग में थे? 3। अब किसकी बात करना है? दक्षिण का पठारी क्षेत्र। किसकी बात कर रहे हैं? देखो बहुत बैठे हो, प्यास व्यास लगा के तो पानी वानी पी लिया, बेहोश होकर छिट्टा मार के जगह पड़ी, भाई आओ तो उठ जा, बच्ची सोत यहाँ का, मतलब बैठे रहो यहीं से, मुझे भी आपत्ति ना हो, आपको भी ना हो, चुप्पे से आराम से पानी मांग लो, और चुप्पे से पानी तो हम देते, मतलब हमें भी सके तो दिक्कत हो जाए, है ना। भर लीजिए भाई, गढ़ई का पानी ना पिला दीजिएगा, ठीक है। चल रहा है, चलो देखो ए बुआ, अब बात करते हैं, मैंने कहा दक्षिण का पठार वाला, किसकी बात कर रहे हैं? देखो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी प्रदेश को बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का पठार कहा जाता है। पठारी क्षेत्र को 2 नामों से, कौन कौन से नाम से? और बघेलखंड। ये भारत के भूगोल में एकदम दबा के पढ़ोगे, अभी तो यूपी स्पेशल है। आगे, दक्षिण का पठारी क्षेत्र प्राचीनतम हिस्सा है इसका गोंडवाना लैंड का। कहानी बहुत पुरानी हो गई, मैंने कहा था गोंडवाना लैंड और अंगार लैंड। फिर आ गया वही किसका हिस्सा है ये? जब गोंडवाना लैंड का, जब पूरा भारत ही हिस्सा है तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहेगा ही। दक्षिण पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा किससे बनी है बाबू? किससे बनी है? गंगा और यमुना से बनी है। आगे बात करते हैं, पानी पी ले भाई।
आप सोच रहे हो कितनी सांस में पी गए। चलो देखो, दक्षिण पठारी क्षेत्र की दक्षिणी सीमा निर्धारित होते विंध्य पर्वत श्रेणियों से। कहां से? विंध्याचल से। आगे बताइए, दक्षिण पठारी क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 45,200 वर्ग किलोमीटर है। लिख लीजिएगा, पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुख्य जिले कौन सा है? फिर कौन सा है? जालौन, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और बांदा। ये पांचों के पांचों जिलों को याद कर लीजिएगा, ये पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मैंने कहा यूपी का जब ऐसे मैप बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना, ऐसे पठारी वाला क्षेत्र ले लो यहाँ तक, ठीक है। पठारी भाग का निर्माण हुआ है बुंदेलखंड नीति से। किससे? बुंदेलखंड नीति से। दक्षिण के पठारी क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 300 से 450 मीटर है। इसको भी लिख लीजिएगा। मिर्जापुर व सोनभद्र, आपको पता है ये कौन सा है? ये सोनभद्र है। क्या है? यहाँ क्या है? मिर्जापुर व सोनभद्र में स्थित पठार की ऊंचाई पहाड़ियां क्या है? दो पहाड़ियां, एक है सोनाकर एवं क्या है? कैमूर पहाड़ियां। जब यूपी का मैप आपने बनाया था तो वहां देख लीजिएगा, यहाँ पर दो पहाड़ियां, एक है सोनाकर, दूसरी क्या है? कैमूर पहाड़ियां। आगे बात करते हैं, पठारी क्षेत्र की जलवायु की मुख्य प्रकृति अति उष्ण है, शुष्क है एवं कम वर्षा वाली। क्या है? इस फैक्ट को भी लिख लीजिएगा, अति उष्ण है, सूक्ष्म है और क्या है? कम वर्षा वाली है। आगे बात करते हैं भैया, अब एक पॉइंट और बचा है, उसके बाद फिर थोड़ा और कवर कर लेंगे। अब देखो, अभी मैं दक्षिण के पठार की बात कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे हमारे ऊपर सर कितना पढ़ाओगे बेटा, पढ़ लो नहीं। लोग बैठे हुए लाइब्रेरी में 10-10 घंटे उठ नहीं रहे, वो खाली स्क्रॉल ही कर रहे हैं। वो भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, बशर्ते हमें कुछ सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। एक बार यहाँ सुन लोगे, देख लोगे, घर पे जाके लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। कम से कम यहाँ बैठ के ऐसे तो नहीं कर रहे हो, स्क्रॉल तो नहीं कर रहे हो, दिमाग में जा रहे हैं, थोड़ी बहुत चीजें जा रही हैं। कोई बात नहीं, बैठे रहिए। जो बैठ गया वही एक दिन उठेगा, तो जो उठा हुआ कभी बैठेगा नहीं, यहाँ भागता रहता है ना। बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य काली मिट्टी को मार एवं क्या कहते हैं? राकर मिट्टी कहा जाता है। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो, पठारी क्षेत्र की लाल मिट्टी को जो कहा जाता है बाबू, वो परवा कहते हैं, परवा या भोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? परवा या भोटा कहा जाता है। पठारी भाग से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, हमने कहा उत्तर की ओर बहने वाली नदियां ना, चंबल है, बेतवा है, केन है, टोन से सोन है, ये सभी पठारी क्षेत्रों की नदियां हैं। गंगा यमुना किसकी है? मैदानी क्षेत्र की। कहा की है? मैदानी। और पठारी क्षेत्र की नदियां कौन कौन सी हैं? पेपर में आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी? ऐसे दे दिया कि मान लीजिए हमने दे दिया चंबल, दे दिया, क्या दे दिया? चंबल। फिर दे दिया हमने केन, क्या दे दिया? फिर हमने दे दिया यमुना, क्या दे दिया? फिर हमने दिया टोन्स, क्या दे दिया? हमने कह दिया इनमें से कौन सी नदी मैदानी भाग की है? इनमें से कौन सी पठारी क्षेत्र की नहीं है? समझ में आ गया? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे, बेतवा एवं केन नदियां, देखो याद रखिएगा, उत्तर दिशा में बहकर यमुना नदी में मिलती है ना। बेतवा किससे मिलती है? केन किससे मिलती है? यमुना किससे मिलती है? किससे मिलती है? और सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना नदी में दो नदी मिल गई, कौन कौन सी? बेतवा और केन। सोनभद्र जिले से होकर पूर्व की ओर बहने वाली मुख्य नदी कौन सी नदी है ना। पठारी क्षेत्र की मुख्य शुष्क फसलें चना, अरहर, ज्वार, बाजरा, तिलहन तो पठारी क्षेत्रों में होती है। अब ये तो पहले हुआ करता था, अब नहीं। उत्तर प्रदेश में खनिजों का मुख्य भंडार क्षेत्र, दक्षिण का पठारी। देखो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एक पूरा डिटेल वीडियो इस पर हम बनाएंगे, तो आपके यूपी क्या भारत के लगभग एग्जामों में पूछा जाता है। जो प्रमुख खनिज भंडार हैं मिर्जापुर और कहाँ है? सोनभद्र। जैसे कि तांबा हो गया, अभ्रक हो गया, मैग्नीज हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती है? लगभग ज्यादा। हमने कहा कि इधर क्या है? इधर ये ललितपुर है। क्या है? इधर क्या है? तो ललितपुर और सोनभद्र में इसके बारे में पूरा एक डिटेल वीडियो है, याद रखिएगा, उसको देखिएगा। आगे, रानी लक्ष्मीबाई बांध और माता टीला बांध, ये दोनों बांध बेतवा नदी पर है। कहाँ है? और ये झांसी और ललितपुर में। कहाँ है? आपको पता कि जब ऐसे बनाओगे, ये ललितपुर है, क्या है? इसके ऊपर झांसी है, क्या है? इस पर दो बांध बनाए गए, एक रानी लक्ष्मीबाई बांध, दूसरा क्या है? क्या याद रहेगा? माता टीला बांध कहाँ है बाबू? ललितपुर और झांसी में। कहाँ है? ललितपुर और झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है? ललितपुर और झांसी पास में है। सबसे ज्यादा खनिज भंडार ललितपुर में पाए जाते हैं, झांसी में। पक्का? पठारी भाग कृषि की मुख्य वजह है सूखा, जल संकट आदि के कारण यहाँ पर बहुत कम चीजें हो पाती
है। आगे देखिए थोड़ा सा, आप देखो ये लगभग हम लोग समाप्ति की ओर है। हमने कहा हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? एक कौन सा है? ट्रांस या इसे तिब्बत हिमालय, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी, ये चारों लिख लेंगे। क्या करेंगे? ये ट्रांस हिमालय का भाग है। जब हिमालय को ऐसे बनाओगे तो हिमालय के उसके 4 भाग है। एक कौन सी श्रेणी है? एक है सर काराकोरम। कौन सी है? एक है काराकोरम श्रेणी, इसी में पूछा जाता प्रश्न है। दूसरी है लद्दाख श्रेणी। कौन सी है? लद्दाख श्रेणी इसी में। फिर कौन सा है? जास्कर श्रेणी। कौन सी है? जास्कर श्रेणी। फिर कौन सी? कैलाश श्रेणी। कौन सी है? आपने कैलाश पर्वत का नाम सुना है? ये सर सबसे पहले वाले हिमालय का क्या नाम है? ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा जब हिमालय आप लोग बनाओगे तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा जब हिमालय से आप बनाओगे, ऐसे दूसरा हिमालय बनाओगे, दूसरे वाले हिमालय क्या नाम है? महान हिमालय। इसे का नाम क्या है? इसे महान या फिर बृहद हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें माउंट एवरेस्ट है, क्या है? कंचनजंगा है, क्या है? मकालू है, क्या है? नंदा देवी, क्या है? ये सभी चोटियां हम भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। पहला कौन सा सर? पहला हिमालय कौन सा? ट्रांस हिमालय, क्या है? दूसरा कौन सा? महान या बृहद हिमालय। तीसरा कौन सा? मध्य। इसमें पीर पंजाल है, धौलाधर श्रेणी है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, कहा है? जम्मू कश्मीर में। धौलाधर का एचपी हिमाचल। और उसके बाद हम बात करें महाभारत श्रेणी कहाँ है? महाभारत श्रेणी कहाँ है? नेपाल में। इसको लिख लीजिएगा। वही सबसे चौथा बाह्य शिवालिक हिमालय, बाह्य शिवालिक हिमालय। यह हिमालय का सबसे दक्षिणी और नवीनतम भाग है। क्या है? हिमालय का सबसे नवीनतम भाग क्या है बाबू? इसी से उत्तर प्रदेश में नदियां आई हैं। आपने यही जाना था। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और बस थोड़ा सा बचा, देखो ट्रांस हिमालय के बारे में थोड़ा लिख लीजिएगा। ट्रांस या तिब्बत या मुख्य पर्वत श्रेणी काराकोरम। कौन सी? एक है काराकोरम, दूसरी कौन सी है? लद्दाख। फिर क्या है? जास्कर। फिर क्या है? ये सभी पर्वत श्रेणियां लिख लीजिएगा। या हिमालय श्रेणी तिब्बत के पठार से सटे हुए। किससे? तिब्बत के। यहाँ वनस्पति का अभाव, यानी वहां वनस्पति नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू, जिसे गार्डविन आस्टीन कहा जाता है। क्या जाता है? विश्व की नहीं, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गार्डविन आस्टीन, इसकी जो ऊंचाई 8611 मीटर है। कौन सी श्रेणी बाबू? काराकोरम श्रेणी। कौन से हिमालय का भाग है? इसी में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है? केटू, जिसे क्या कहा जाता है? ये कक्षा 10 के पहले अध्याय में दिया गया। अगर आप इतिहास भूगोल पढ़ोगे तो पहले ये दिया गया। दूसरा हिमालय कौन सा? बृहद या महान हिमालय। या विश्व की उच्चतम सर्वोच्च चोटियों श्रेणी, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी इस समय है? 8848.86 मीटर है। पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, जिसे क्या कहते हैं? गार्डविन आस्टीन। कौन सी श्रेणी में है? कौन से हिमालय में है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन से देश में स्थित है? कौन से हिमालय में है? कंचनजंगा कौन से हिमालय में है? कंचनजंगा भी भारत में सर्वोच्च शिखर है। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा कौन से राज्य में है? जब ऐसे बनाओगे, जब सिक्किम में, यहाँ पर कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा है। अन्य प्रमुख चोटियां जो महान है, जैसे कि मकालू। मकालू कहाँ है? नेपाल में। नंदा देवी उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। यह श्रेणी सदैव बर्फ से ढकी रहती है, यानी कि यह महान हिमालय 365 दिन यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, कभी बर्फ खत्म नहीं होती है। कौन से हिमालय में? महान या बृहद हिमालय में कभी बर्फ खत्म नहीं होती है। महान हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी किसमें है? ये चीजें आप भूगोल में भी पढ़ोगे, बस थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पर 2 मिनट है। एक है मध्य हिमालय। क्या है? यहाँ के प्रमुख जैसे पीर पंजाल श्रेणी कहा जम्मू कश्मीर में, धौलाधर श्रेणी कहा हिमाचल, महाभारत श्रेणी कहाँ है? यह श्रेणी, ठीक है, ये महान हिमालय के दक्षिण में, ये तो आपको पता है। अब देखो प्रसिद्ध स्वास्थ्य वर्धक पर्यटन जैसे शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया। कभी भी घूमने चलना है तो आपको कहाँ जाओगे? मध्य हिमालय में। कहाँ जाओगे? मैं तो मनाली जा रहा हूँ, मैं तो कुल्लू जा रहा हूँ, पिक्चर में देखा होगा। कुल्लू मनाली घूमना है तो मध्य हिमालय जाओ, आपको उत्तराखंड लेके चलेंगे। कहाँ लेके चलेंगे? ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। आगे चौथा मैंने कहा जहां से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हिमालय श्रृंखला का सबसे चौथा और नवीनतम भाग कौन सा है? शिवालिक हिमालय। क्या है? यहाँ अवसादों, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ समतल रचना, ये मतलब ये 2 चीज है। पश्चिम में, जो इसके पश्चिम में है, जैसे इसके पश्चिम, इस वाले भाग को हिमालय के, ये चौथे हिमालय, तो ये पहला हिमालय, दूसरा हिमालय, तीसरा हिमालय, चौथा हिमालय। चौथे हिमालय का ये पूर्वी भाग है, ये क्या है? पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग को दून कहा जाता है। दून क्या कहा जाता है? और पूर्वी भाग को द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून। जैसे देहरादून हो गया, और द्वार मतलब हरिद्वार। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई। सिक्किम का निचला समतल क्षेत्र तराई प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है?
तराई प्रदेश कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत? आगे जब हम गंगा के बारे में बताएंगे, यमुना के बारे में बताएंगे, सबसे जरूरी बात, इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद जो हमारी अगली क्लास होगी वो गंगा यमुना के क्षेत्रों के बारे में होगी। भारत में कैसे कृषि होती है, नदियां कहां से निकलती हैं, कैसे निकलती हैं। तो आप सभी लोग इस पूरे के पूरे क्लास को बढ़िया से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जब फ्री टाइम हो, शॉर्ट्स स्क्रॉल करने से बेहतर है आप सभी क्वेश्चनों को सुनिएगा, आपको पूरा पूरा 100% याद हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे हम जब गंगा के बारे में पढ़ेंगे, गंगा क्या है, उसके बाद हम जानेंगे यमुना क्या है। गंगा और यमुना के बारे में पूरी की पूरी डिटेल में जानेंगे। तो कब जानेंगे? हम अगले वीडियो में जानेंगे। बस खाली इतना जान लो कि 5 प्रयाग है। कितने प्रयाग हैं? एक कौन सा है? विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। इन सभी चीजों के बारे में हम जाएंगे। गंगा कहां से निकलती है, कैसे निकलती है, गंगा को कौन कौन से जिले से बहती है यूपी के, और भारत के कितने राज्यों से जाती है, पहली धारा कौन सी, दूसरी धारा कौन सी, अंतिम धारा कहाँ होती है, बांग्लादेश में से क्या आ जाए, दुनिया भर की सारी क्लास हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक मस्त से आप पढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।